anomalous behavior of water. Anomalous का मतलब होता है अनयूजुअल, या आप इसे एबनॉर्मल भी कह सकते हो। एबनॉर्मल किसे कहते हैं? जो नॉर्मल ना हो उसे एबनॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या है लिक्विड के लिए? कि जब भी कभी हम किसी लिक्विड को नॉर्मल तो ये है जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं और हो सकता है कि इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा क्या हो जाए, भाई एक्सपेंड हो जाए। उतना नहीं जितना गैस का होता है, बट खैर एक्सपेंशन तो होगी हीट करने पर। और जब आप इसमें से हीट निकाल लो, इसे ठंडा कर लो, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वापसी कम। मतलब अगर आप हीट करोगे, तो लिक्विड क्या होगी बेटा? एक्सपेंड हो जाएगी। और अगर आप ठंडा करोगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही है, यही बात समझ आती है हमें। इसका ऐसा ही है ना? तो वाटर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वाटर भी क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास वाटर है, ठीक है। अभी इस वाटर का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसे गर्म करूं अगर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? पहले के मुकाबले एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसे ठंडा करूंगा, लेट सपोज कूल डाउन करूंगा, इसे ठंडा करूंगा, तो इसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? अगर मैं 25 डिग्री से और ठंडा करूं इसे, मिसाल के तौर पर मैं इसे 10 डिग्री तक ले आया, वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना, बट मैं विजुअली आपको जाहिर है ऐसे दिखाऊंगा। जितना असल में फर्क पड़ता है उतना मैं बनाऊंगा तो आपको फर्क नजर भी नहीं आएगा जाहिरी आंखों से। वैसे मैं इसे और ठंडा करता हूं तो वॉल्यूम और कम होगा। ठीक है, 4 डिग्री। मैं और ठंडा करता हूं इसे, 4 डिग्री से कहां आ जाता हूं? 0 डिग्री। तो आपको क्या लगता है, वॉल्यूम कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस पीरियोडिसिटी, वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन असल में वॉल्यूम कम नहीं होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है भाई। तो क्या हुआ? ये अब तक तो चीजें नॉर्मल थी, आप गर्म कर रहे थे तो वॉल्यूम बढ़ रहा था और ठंडा कर रहे थे तो वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन एक गड़बड़ आपको नजर आई यहां पर। इस जगह पर वाटर बिहेव्स एबनॉर्मली। इस टेम्परेचर तक आ जाने के बाद, कहां तक आ जाने के बाद? 4 डिग्री तक आ जाने के बाद पानी का बिहेवियर
एबनॉर्मल हो जाता है। ये पूरा जो था यहां तक अभी जो आपने देखा, ये तो एक लिक्विड का नॉर्मल बिहेवियर है, करेक्ट? क्या है नॉर्मल बिहेवियर बेटा? क्या है? गर्म करने पर एक्सपेंड होगा, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये रूल यहां पर ब्रेक होता हुआ हमें नजर आ रहा है कि 4 डिग्री से जब मैं 0 डिग्री पर जा रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो जाने के बजाय, हालांकि मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम नहीं हो रहा बल्कि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वाटर का बिटवीन दिस टेम्परेचर, अब जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताओ, गर्म करने से एक्सपेंड होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा? नॉर्मली एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ हीट करूंगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब बिटवीन दिस टेम्परेचर, यहां कुछ स्पेशल हो रहा है भाई, इस टेम्परेचर के दरमियान 4 डिग्री टू 0 डिग्री, यहां कुछ स्पेशल हो रहा है। क्या? रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। अगर आप 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री से आप 4 डिग्री की तरफ गर्म करोगे तो एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं बेटा? एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या ये बात मैंने आपको समझा दी कि एनामोलस बिहेवियर होता क्या है? अब मैं आ जाता हूं ऐसा होता क्यों है। ये तो समझ आ गया कि एबनॉर्मल क्या है, एनामोलस क्या है, एबनॉर्मल क्या है, कि भाई एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, हम वाटर की बात करते हैं। मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, वाटर लिक्विड है, तो क्या वाटर के अंदर कुछ अरेंजमेंट मौजूद होगी? वाटर के अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट सॉलिड जैसी यूनिफॉर्म होगी? नो। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे में बस इस तरह अगड़म बगड़म ऐसे घुसा हुआ होगा, बिल्कुल यहां वहां रैंडमली पड़ा हुआ है बस। और वाटर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं, आपको पता है? तो पानी के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे, और वाटर की स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है? हाई होती है। और हीट जब हाई है तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की क्या होगी? ज्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बने रह सकते हैं? जवाब है नहीं, वो बन रहा होगा और टूट रहा होगा, ठीक है? बन रहा होगा, टूट रहा होगा। तो ऐसे बस ऐसे वैसे कैसे, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां पर, कितने 25 मॉलिक्यूल होंगे यहां पर, 50 होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर 50 है, ठीक है, क्योंकि अभी पानी किस हालत में है? लिक्विड, ठीक है। तो कोई अरेंजमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, हर मॉलिक्यूल रैंडमली बस यहां वहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही, अच्छा अभी रूम टेम्परेचर भी है 25 डिग्री सेल्सियस है भाई, लेकिन जैसे ही मैं इसे ठंडा करूंगा, तो पानी को ठंडा करोगे तो पानी सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और पानी जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे आइस कहते हैं। जब पानी लिक्विड से सॉलिड, मतलब वाटर से आइस बन रहा होगा, तो आइस क्या है बेटा? सॉलिड। तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल खुद को अरेंज करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे, कहां तक? 4 डिग्री तक। तो रूल वैसे ही फॉलो करेगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना आपके पास स्कूल में, पहले सब दूर दूर से आते हैं अपने अपने घरों से, और एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। असेंबली होती है, आप होती थी, ओके, अच्छी बात है। तो सब दूर दूर से आते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही असेंबली खत्म हो जाती है, सब अपनी अपनी क्लास में अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से फिर दूर चले जाते हैं। तो ऐसे ही होगा, असेंबली लगने वाली है 4 डिग्री पर, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आइस की फॉर्मेशन शुरू होगी, वो सब वापसी एक दूसरे से कैसे दूर जाएंगे? देखो, वाटर का मॉलिक्यूल है, वो दूसरे के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे। ठीक है, ये वाला अगलों के साथ बनाएगा, ये फिर और अगलों के साथ बनाएगा। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, समझ रहे हो?
फिर ये अगलों के साथ बनाएगा, तो बीच में देखो खाली जगह भी बनने लगी है। अब इतनी बड़ी जगह में मैंने कितने मॉलिक्यूल बनाए टोटल? 10-12 होंगे। इसका मतलब जब लिक्विड से सॉलिड में वाटर कन्वर्ट होगा, मतलब आइस में कन्वर्ट होगा, तो खुद को अरेंज करना शुरू करेगा, और जब खुद को अरेंज करेगा तो बीच में खाली जगह बनना शुरू हो जाएगी। जब बीच में खाली जगह बनेगी तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम में क्या होता जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो समझ लो 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ वॉल्यूम बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं। पहले एम्प्टी स्पेस नहीं था, अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है? एम्प्टी स्पेस बन रहे हैं। एम्प्टी स्पेस बनेगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करना शुरू कर देगा। इतनी बात समझ आ रही है? सवाल ये कि कितना ज्यादा वॉल्यूम, तो याद रखिएगा कि सॉलिड मतलब आइस जो होता है ये 9% ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है 10%, तो मैं चांस दोनों का दे दूंगा, 9 से 10% लिख दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी बुक में लिखा हुआ है 10%, बाकी तमाम बोर्ड्स की बुक में क्या लिखा हुआ है? 9%। आपकी पुरानी बुक में भी 9% लिखा हुआ है। तो मैं एक मार्जिन दे देता हूं कि 9 से 10% वॉल्यूम जो है उसमें इजाफा नजर आता है। और ये आप डेली लाइफ में भी नोटिस करते हो। अगर आप पानी की बोतल को भरकर ऊपर फ्रीजर में रख दो, तो बोतल आप इस तरह यूं भरते हो, ठीक है, यहां तक पानी आपने भरा, लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो बिल्कुल ऊपर तक, ढक्कन तक भर जाता है पानी। खोलोगे अपने आप पानी गिरने लगता है। नोटिस किया आपने? क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर जगह कम पड़ गई है। क्यों जगह कम पड़ गई है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल खुद को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब आइस बनेगा तो बीच में खाली जगहें भी बनेंगी। खाली जगहें बनेंगी तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करना शुरू कर देगा। तो ये वाली बात समझ आ रही है? तो 2 बातें मैंने आपसे की है कि एनामोलस बिहेवियर क्या होता है, बात समझ आ गई। एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है, बात समझ आ गई। अब एनामोलस बिहेवियर से क्या होता है जरा समझो। सबसे पहली बात, आइस ऑक्यूपाई 9 to 10% more volume than water। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, वाटर की या आइस की? आइस की डेंसिटी कम होगी, जब भी तो आइस पानी में फ्लोट करता है। तो मैं कहूंगा आइस हैज लो डेंसिटी देन water, that's why it floats on water। ठीक है भाई? अब मुझे सारी कहानी में एक बात बताओ, पानी का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के बदलने से, करेक्ट? तो वॉल्यूम बदल रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी बदल रही होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बदल रहा है तो डेंसिटी भी बदल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी? डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब वॉल्यूम मिनिमम होगा। तो किस पॉइंट पर, किस टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होगी? 4 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर जाकर फिर से एक्सपेंशन हो गई है, ऐसे ही। तो वॉल्यूम 50 डिग्री के बाद देखो कम हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। टेम्परेचर और कम किया, वॉल्यूम और कम हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। 4 डिग्री पर आया, वॉल्यूम और कम हुआ, डेंसिटी और बढ़ गई। लेकिन 4 डिग्री से जैसे ही मैं नीचे गया तो वॉल्यूम कम नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी क्या हो गई? कम। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा वाटर हैज max density at 4 degrees Celsius, that is 1.0 gram per centimeter cube। सही है भाई? 0 डिग्री से 4 डिग्री के दरमियान
बाकी नॉर्मल रहेगा। और इस टेम्परेचर पर क्यों? क्योंकि आइस की फॉर्मेशन इसी टेम्परेचर के दरमियान होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो आप कहोगे पानी का बाकी लिक्विड के मुकाबले एबनॉर्मल बिहेव करना एनामोलस बिहेवियर कहलाता है। अब एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है कि पानी को हीट करने से वो एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड हो जाता है। इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? बट ये फिनोमिना आप सिर्फ कहां ऑब्जर्व करते हो बेटा? और मेरी नॉलेज में पानी वो वाहिद लिक्विड है जिसके अंदर एनामोलस बिहेवियर आपको दिखेगा इस मामले में, और कोई लिक्विड ऐसा नहीं है। ठीक, क्यों भाई? समझते हैं, कुदरत बड़ी ही कैलकुलेटेड है। जरा सोचो सिर्फ इतनी सी बात कि पानी भी बाकी लिक्विड की तरह होता, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट होता और गर्म करने पर एक्सपेंड होता, बाकी लिक्विड की तरह। तो क्या होता समझो। आपने देखा समुंदर जो है वो कभी कभार ऊपर से ऐसे जमा हुआ होता है। अगर आप अंटार्कटिका, अलास्का टाइप ठंडे आइसलैंड, ठीक है, तो समुंदर के ऊपर बर्फ जमी होती है, दरियाएं झीलों के ऊपर बर्फ जमी होती है, देखा है ना आपने? तो ये बर्फ ऊपर ही जमी होती है, बॉटम में नहीं होती। मान लो कि अगर पानी भी बाकी लिक्विड जैसा ही होता, तो जब पानी फ्रीज होता, सॉलिड में कन्वर्ट होता, तो सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, तो सारे के सारा जो बर्फ है वो बॉटम में मौजूद होता, और पानी ऊपर से नहीं बल्कि कहां से जमना शुरू होता? और जब नीचे से जमना शुरू होगा तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ थी यहां पर वो डिस्टर्ब होगी, जितने भी पौधे थे वो जम जाएंगे, जितने भी कॉरल्स थे वो जम जाएंगे, जितने भी एनिमल उस पत्थरों में रहते थे, प्लांट्स में रहते थे, वो भी मर जाएंगे, और फिर वो मछलियां जो बर्फ की तह के नीचे बड़े मजे से रह रहे थे वो भी जम जाएंगे। तो एक्वेटिक लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी अगर पानी भी बाकी लिक्विड जैसा होता। बात समझ रहे हो? मेरे पास एक कंटेनर है, जिसमें मैंने पानी को भर रखा है। पानी के सरफेस में भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और पानी के अपर लेयर के अंदर सरफेस के नीचे भी मॉलिक्यूल हैं, यहां वहां भी कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल। वैसे मैंने बहुत टाइटली पैक कर दिया है बट समझने के लिए, ठीक है। हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है। तो ये जो ऊपर जो मॉलिक्यूल है इसे नीचे वाले अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ऐसा है या नहीं है? है ना ऐसा? जो अपर लेयर के नीचे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जो अपर लेयर के मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, क्या उसे काउंटर करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल है? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये जो अपर लेयर है ये नीचे की तरफ खिंची चली आएगी, इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक मिसाल के तौर पर कोई कबूतर अगर पकड़ रहा है कोई शख्स, ऐसा नहीं होता, बट मैं मिसाल के तौर पर माशाल्लाह अगर इसके ऊपर एक जाल डाल दूं मैं, और इस जाल को दो बंदों ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और खींच रहे हैं अपनी तरफ, बहुत बड़ा कबूतर बन गया ये तो, बट खैर ऐसा वैसा, ठीक है, जो भी। तो क्या ये कबूतर इस जाल से लगने वाले प्रेशर को ओवरकम करके बाहर निकल सकता है इस जाल से? नहीं। तो ये जो सरफेस टेंशन है ना, समझ रहे हो, नीचे की तरफ जो पुल है, वो भी निचले मॉलिक्यूल के लिए एक जाल का काम करता है कि निचले मॉलिक्यूल को निकलने नहीं देता। ऐसा ही है, इसी जाल की तरह काम करता है कि अपर जो लेयर है वो नीचे की तरफ खींची चली आ रही है, तो निचले जो मॉलिक्यूल है उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा नहीं।
जैसे इस कबूतर को निकलने का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हो कि ये कबूतर बहुत ताकतवर हो, ये चने खाती हो, जो खाता है चना वो रहता है बना, और सही बादाम पिस्ते भाई देसी घी, ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ताकत होती तो ऐसा हो सकता था कि जाल को तोड़कर बाहर निकल जाए। उड़ता हुआ बना देता हूं अब, वो क्या बात है। तो अगर इस कबूतर के अंदर इतनी ताकत होती तो इस जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता और उड़ जाता, ठीक है। तो यही बात अगर मैं लिक्विड पर अप्लाई करूं कि लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन तो है जो उसे बाहर निकलने नहीं दे रही, लेकिन क्या हो कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल को इतनी ताकत मिल जाए कि वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करके बाहर आ जाए। पॉसिबल है ऐसा? कबूतर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट लिक्विड के मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल है। लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से मुसलसल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और जब उनके पास इनफ एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि वो सरफेस टेंशन को तोड़कर सरफेस से बाहर निकल जाएं, तो वो निकल जाते हैं। ये वाली बात समझ आ रही है? तो अब एवोपोरेशन क्या है वो समझ लो। लिक्विड के मॉलिक्यूल का अपनी सतह को छोड़कर बाहर निकलना एवोपोरेशन कहलाता है। एवोपोरेशन इज स्कैपिंग आउट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स सरफेस। क्या कहूंगा मैं? स्कैपिंग, स्कैपिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स सरफेस। वैसे मेरा इतना ही कह देना कि लिक्विड का अपनी मॉलिक्यूल का अपनी सतह को छोड़कर बाहर निकल जाना एवोपोरेशन होती है, काफी है। बट मैंने आपको कहानी सुना दी, ठीक है, कि एवोपोरेशन होती क्यों है। क्यों होती है एवोपोरेशन? जब मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी जमा हो जाती है तो वो सरफेस टेंशन को तोड़कर, सरफेस टेंशन को खत्म करके, उसका मुकाबला करके सरफेस से बाहर निकल आती है। और जब ऐसा होता है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? एवोपोरेशन। एवोपोरेशन में क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है भाई, लिक्विड कन्वर्ट हो रही है किसमें? किसमें कन्वर्ट हो रही है भाई? गैस, मतलब वेपर्स आप कह दो या आप कह दो गैसियस फेस। समझ रहे हो? ठीक है भाई। एक और चीज नोटिस करो, लिक्विड के अंदर ऑर्डर ज्यादा होता है या फिर गैस के अंदर? लिक्विड का ऑर्डर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, यहां पर ज्यादा ऑर्डरली मॉलिक्यूल अरेंज है एज कंपेयर टू गैस। गैस में रैंडम होते हैं बिल्कुल ही। एंट्रोपी का नाम सुना? एंट्रोपी नहीं सुना तो छोड़ दो, मुझे लगा फिजिक्स में पढ़ा होगा तो यहां भी चिपका दूंगा मैं। केमिस्ट्री में नहीं है, ठीक है, वहां सुनते तो यहां भी मैं चिपका देता। बट मुझे एक बात बताओ, ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक से मुराद हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, एक्सो से मुराद हीट एनर्जी का निकलना। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि हीट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं फिर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा एवोपोरेशन इज एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवरेबल होते हैं हाई टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट करोगे एवोपोरेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? कहां हो रही है भाई? सरफेस से। तो मैं कहूंगा सरफेस फिनोमिना, 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 ठीक है। क्या आप डेली लाइफ में नोटिस करते हो एवोपोरेशन? कहां? एग्जांपल दो। कपड़े सूखते हैं, ठीक है, यहां अगर थोड़ा पोछा वोछा मार दें तो पहले जमीन गीली होगी, वाटर होगा, थोड़ी देर बाद वो एवापोरेट हो जाएगी, करेक्ट। क्या आपने उसे एवापोरेट करवाने के लिए कोई एफर्ट मारा? नहीं, एवापोरेशन तो खुद ब खुद हो गई। वो प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं बिना एक्सटर्नल असिस्टेंस के, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? तो एवापोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है भाई।
और ये एक फिजिकल चेंज है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है कि वाटर इधर भी वाटर है एवोपोरेट होने के बाद भी। भाई इस लिहाज से लिक्विड की दो टाइप्स बनती हैं, एक कहलाती है वॉलेटाइल, एक कहलाती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो जो रेडिली एवोपोरेट हो जाए, रेडिली और इजिली एवापोरेट एट रूम टेम्परेचर। Evaporation is relatively slower भाई नहा के आए, मुंह धोकर आए, बाल गीले हैं, कितनी देर में वो बाल में जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा? 1 घंटा। और अगर आप तेल डाल लो सर में, आधे घंटे में तेल एवापोरेट हो जाएगा। कौन सा तेल? मट्टी का तेल डाल रहे हो बेटा? हैं? मट्टी का तेल डाल रहे हो तो चूल्हे से दूर रहना बेटा, खाना सर में पक जाएगा। तो अगर बाल गीले हैं आपके, ठीक है, तो कितना टाइम लगता है उसे सूखने में, मतलब उस पानी को एवोपोरेट होने में? 10 मिनट, 15 मिनट, है ना। लेट सपोज इन्होंने कहा 1 घंटा, तो ठीक है 1 घंटा। लेकिन आप अगर सर में ऑयल डालो, जैसे कि खोपरे का हो गया, जैतून हो गया, सरसों हो गया, वो भी तो लिक्विड है ना, वो भी क्या पानी की तरह 10-15 मिनट में एवोपोरेट हो जाएगा? जवाब है नहीं। इसका मतलब ऑयल के अंदर, जो हम ऑयल सर में फिलहाल डाल रहे हैं, उसमें एवोपोरेशन बहुत स्लो है या फिर हो ही नहीं रही। और अगर आप पेट्रोल की बात करो, जैसे ही आप निकाल कर यहां पर रखो, 5 मिनट में सब का सब गायब, ऐसे ही होता है। तो वो लिक्विड जो रेडिली फौरन से एवोपोरेट हो जाते हैं, उन्हें हम वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं, और जो आसानी से एवोपोरेट नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल। बात समझ आ रही है? तो पानी वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल? पानी वॉलेटाइल है, लेकिन अगर मैं इसकी वॉलेटाइलिटी को पेट्रोल से कंपेयर करूं तो आप कहोगे कम वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू। और पानी की वॉलेटाइलिटी ज्यादा क्यों है, सॉरी कम क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। पता नहीं किसी ने बोला भी या नहीं। खैर, एक और बात समझना, वो लिक्विड जो वॉलेटाइल होते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब वेपर प्रेशर क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, वेपर प्रेशर। और ऐसे लिक्विड जो नॉन वॉलेटाइल है, एवोपोरेट आसानी से नहीं होते हैं, उनका वेपर प्रेशर लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ठीक है, सही है ना। फिर से याद दिलाऊंगा, ये सब आपको समझाने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। पेपर में नंबर लेने के लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जो आप मारोगे किसमें से? नोट्स में से। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो मैं लिख रहा हूं। बात करते बेटा फैक्टर्स की। फैक्टर से मुराद वो कंडीशन, फैक्टर से मुराद वो कंडीशन जिसके बदलने से एवोपोरेशन की रफ्तार, एवोपोरेशन पर भी असर पड़े। तो बहुत डायरेक्ट बात करूंगा, यहां मैं ज्यादा टाइम अपना नहीं लगाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट क्यों है? समझ गया मैं। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएगी, मॉलिक्यूल का अपनी सतह को छोड़कर बाहर निकलना आसान हो जाएगा, एवोपोरेशन। दूसरा फैक्टर
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रिलेशन होगा? वाई इनवर्स, उठा लो भाई, बल्कि छोड़, इनवर्स होगा ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल तब बाहर निकलेगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को अच्छे से पकड़ रखा है तो बाहर कैसे निकलेगा भाई? मुझे कोई पीछे से भाई खींच रहा है, मैं गेट से बाहर कैसे निकलूं? ऐसे ही जितनी मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी एवापोरेशन उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एवापोरेशन उतनी ज्यादा। ठीक है, और कोई फैक्टर? सरफेस एरिया, ऐसे ही चाय अगर आप कप में गर्म कर रहे हो, कप में है, और चाय आप अगर प्लेट में डाल दो, होता है ऐसा ना, चाय गरम गरम जल्दी पीनी है तो अक्सर प्लेट में डाल देते हैं ठंडा करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ज्यादा जल्दी ठंडा कहाँ होता? अरे एक बहुत जरूरी बात तो बताने भूल गया मैं, यहां से याद आया मुझे, एक स्टेप पीछे आते हैं हम, ठीक है, एक स्टेप पीछे आते हैं। कभी आपके हाथ में पेट्रोल गिरा है? क्या आपके हाथ में कभी थिनर लगा है? थिनर तो लगा होगा, इसलिए पेट्रोल सबके हाथ में नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठंडा ठंडा फील होता है ना? पेट्रोल गिरता है तो और ठंडा फील होता है। क्यों होता है ऐसा? तो एवोपोरेशन का ठंडक से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बिल्कुल है, इसीलिए तो बता रहा हूं, बस मैं जानना चाह रहा हूं आपके जहन में क्या है। अच्छा, यहां मैं ना सिर्फ डायरेक्ट इनवर्स लिख रहा हूं, लेकिन मैं रीजन साथ में बता रहा हूं। ये रीजन अंग्रेजी में नोट्स में लिखे हुए होंगे, यहां मैं जरा जाहिर है नोट्स लिखने में मेहनत की है, तो यहां मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा अपना। ओके, तो मैंने कहा इस कंटेनर में कई सारे मॉलिक्यूल हैं, और हर मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी होगी, करेक्ट, अपनी एक हीट एनर्जी होगी, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को सम करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी। उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल एवोपोरेशन के थ्रू बाहर निकल गए हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल थे? जिनकी एनर्जी कम थी या जिनकी एनर्जी ज्यादा थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन से मॉलिक्यूल थे? तो हाई एनर्जी वाले भाग गए, पीछे कौन रह गया? तो एनर्जी लो है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कैसी आएगी, और टेम्परेचर भी क्या होगा? तो जब हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल चले गए, पीछे कौन बचे? और लोअर एनर्जी मतलब ठंडे मॉलिक्यूल ठंडे नहीं, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है या एवरेज जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? तो एवोपोरेशन को एक और चीज हम कहते हैं, एवोपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवोपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। व्हाई इट इज कूलिंग प्रोसेस? व्हाई? बिकॉज हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या हो गए? चले गए, पीछे कौन बचे? जिनकी एनर्जी कम थी। ओवरऑल जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, आपको कोल्डनेस फील होती है, करेक्ट? तो एवोपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब वापसी अपने टॉपिक पर, ठीक है, और वो क्या है कि सरफेस एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो चाय ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, ऐसा ही। और बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा करना है तो फर्श पे फेंक दो, फर्श पे फेंकोगे क्या होगा? सरफेस एरिया इतना सारा बढ़ गया, और आपको आधा मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा, चाय फौरन से क्या हो गई? क्यों? सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। अब पीना कैसे वो आप डिसाइड करो। एक मशवरा है मेरे पास, कपड़ा लो, ठीक है, मशवरा दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब कहोगे सर आपने ऐसे ही पी है, तो मैं कहूंगा इतनी जल्दी मुझे नहीं होती, ठीक है। मैं चाय ठंडी होने का वेट कर लेता हूं, जल्दी नहीं है मुझे कोई। हाँ, अगर आपको जल्दी हो, खैर। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से एवोपोरेशन बढ़ेगी कम होगी? क्यों? क्योंकि सरफेस पर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट? जब सरफेस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए
तो ज्यादा मॉलिक्यूल फिर बाहर भी आएंगे, ऐसा ही है ना। तो क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। कपड़े धो दिए भाई, ठीक है, सूखने के लिए ऊपर डालने लगे, लो भाई बादल आ गए, धूप कम है और हवा भी नहीं चल रही, बारिश होने वाली, हवा का दबाव कम है, हवा नहीं चल रही, हब्स है भाई। तो बताओ कब जल्दी कपड़े सूखेंगे? जब हवा तेज चल रही हो या जब हवा नहीं चल रही हो? तो इसका मतलब एवोपोरेशन स्पीड ऑफ एयर से भी इफेक्ट होती है, ऐसा ही है। कौन सा रिलेशन है? है ना। अमाउंट से कोई फर्क पड़ेगा? अमाउंट से फर्क पड़ेगा? क्या लगता है कि अगर मैं एक गिलास पानी में आधा गिलास पानी रखूं, 100 ग्राम पानी, और एक गिलास उतना ही बड़ा, उतने ही डायमीटर का, उतना ही सरफेस एरिया, और उसमें मैं 200 ग्राम पानी डाल दूं, तो क्या एवोपोरेशन में कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं। एवोपोरेशन होती है सरफेस से, इसीलिए हमने लिखा अगर ग्लास का डायमीटर सेम है तो सरफेस एरिया भी सेम, तो एवोपोरेशन भी एवोपोरेशन के रेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, इस पर आप मुझसे बहस कर सकते हो कि सर किस गिलास में ज्यादा देर तक होगी, गिलास कह रहा हूं, गिलास किस गिलास में ज्यादा देर तक होगी, तो जिसमें ज्यादा पानी होगा उसमें ज्यादा देर तक होगी। लेकिन रेट की बात करें, रफ्तार की बात करें, रफ्तार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। इस क्लास में मैं 200 बच्चों को भर दूं और इस क्लास में मैं 50 बच्चों को रखूं और मैं सबसे कहूं भाई जल्दी से भागकर क्लास से निकलो, तो क्लास से निकलने की जो रफ्तार है वो अंदर मौजूद बच्चों की तादाद पर डिपेंड करेगी या गेट के साइज पर डिपेंड करेगी? ऐसे ही ना, अंदर कितने लोग हैं इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर कितने जाएंगे, फर्क पड़ेगा इसके, बात समझ आ रही? तो सरफेस एरिया से फर्क पड़ेगा, अमाउंट से फर्क। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि एवापोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन अ कंटेनर। मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती बेटा, बट जितनी मुझे आती है उतनी आपको भी आनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या? दोबारा बोलूं, मुझे जितनी इंग्लिश आती है आपको भी उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। एवापोरेशन दोबारा बोल दूं, एवापोरेशन। और कुछ बेटा, ठंडा गरम कुछ चलेगा? भाई एवापोरेशन अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, लिख दो। अब जरूरी इंग्लिश में लिखो, बात समझ आनी चाहिए। नोट्स में तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जहां से रट्टा मारना है। कॉपी में वो लिखो जो आपके समझ आता है, समझ रहे हो ना। लेक्चर में वो लिखो जो आपके समझ आता है, बाकी नोट्स में तो जो इंग्लिश मैंने पढ़े है ना आप लोगों ने, जो इंग्लिश मैंने लिखी है। जहां तक बात समझ आ गई? और कोई फैक्टर रह गया? टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर पर बात कर ली हमने, ठीक है। अगर चलो इसे भी एज अ फैक्टर बनाकर लिख ही लेते हैं, बल्कि वेपर प्रेशर फैक्टर नहीं है, वो अलग सा टॉपिक है। हाँ, तो अगर फैक्टर के अंदर अगर आपको ऐड करना है तो वो जो वॉलेटाइल होगा ना, जिसका वेपर प्रेशर हाई है, उसमें एवापोरेशन भी हाई होगी। तो सिंपल सी बात है, लिख तो दिया। वेपर प्रेशर हाई मतलब एवापोरेशन भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वेपर कब बनेंगे? जब एवापोरेशन ज्यादा होगी, करेक्ट। तो क्या एवापोरेशन की कहानी समझ गए? रीजन यहां से आते हैं जो कि नोट्स में लिख दिए आपको, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं। बट फिलहाल सारी कहानियां समझ आ गई।